Jai Jinendra all of you. Welcome to the 37th class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. लास्ट क्लास में अपन लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। उसमें अपन ने ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स कंप्लीट कर लिया था और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन ने मार्क कर लिए थे। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ऐसे 570 और यहाँ पर अपनी 500 की सीरीज़ जो है वो मेजर कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 ऐसे बचेंगे, फॉर एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला बचेगा, ऑडिट सैम्पलिंग वाला बचेगा, तो वो आगे अपने चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। उनके ऊपर पूरे चैप्टर्स एक एक अलग चैप्टर्स ही हैं, इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं। तो ऑडिटर एंड द गोइंग कंसर्न एजम्पशन ऐसे 570 गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर द, अभी आपके आरटीपी मेन 19 के अंदर शॉर्ट नोट आ गया था कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे शॉर्ट नोट लिखिए और जो ऑडिटर के इस पे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके ऊपर आप गाइड कीजिए। तो under the going concern basis of accounting, financial statements are prepared on the assumption that entity is a going concern. Going concern basis of accounting आप लोग अपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर यही इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं कि जो हमारी एंटिटी है वो एक गोइंग कंसर्न है और विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। और ये फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर जहाँ तक हम लोग फ्यूचर को देख पा रहे हैं वहाँ तक अपनी एंटिटी कंटिन्यू कर पाएगी अपने ऑपरेशंस को। व्हेन द यूज़ ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ अप्रोप्रिएट, जब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूजुअली माना जाता है और जो जब वो सही भी हो, देन असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस दैट एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज इट्स असेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटीज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो अपना नॉर्मल गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हुआ। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटर के रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को प्रिपेयर करके दे चुकी है एज पर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिगार्डिंग दीज गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग मैनेजमेंट से और TCWG से जहाँ जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट है उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशंस ले लेंगे एज पर ऐसे 580 कि आप लोग जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यू हैव फुलफिल्ड दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। सेकंड पॉइंट, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेज। हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक assertions इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मीन्स ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशंस इफ डिटरमाइंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर और रिक्वायर्ड बाय अदर एसेज। थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG। जो हमारे को मैनेजमेंट ने और TCWG ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं उसको हम लोग रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली कर पाएँ, ठीक है। और इफ मैनेजमेंट और TCWG डू नॉट प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर तो भी हम लोग रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली कर पाएँ। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ चार्ट में ऊपर दे रखे हैं। ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अगला टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर। अभी इसके नीचे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको अपन लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर दे रखा है वो अपन कवर कर लेते हैं। तो नॉर्मल सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ऑडिटर को ऑब्टेन करना रहता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेज टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस और टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। वही वाला ऑब्जेक्टिव है मेन। यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो अपने ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन वापस रिपीटेटिव कंटेंट है, वापस रिपीट हो रहा है। ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस। ओके, अकॉर्डिंगली अब ये ऐसे 200 की लाइन है और ये ऐसे 200 के अंदर अपन ने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा था। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोग ऐसे 200 का वीडियो फिर से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए ऐसे 200 से। द एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू अ मटीरियल अनसर्टेनिटी अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न इन एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी एज टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है। Events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। इंस्टीट्यूट पूछेगा कि व्हाट आर दोज इवेंट्स और कंडीशंस जो कि डाउट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इनको अपन लोग 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। पहले हैं फाइनेंशियल, दूसरे हैं ऑपरेटिंग और तीसरा है अदर। यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हुए? नेट लायबिलिटी या फिर नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन है। हमारी जो एंटिटी की पोजीशन है वो नेगेटिव चल रही है ओवरऑल।
मतलब हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी वो ज़्यादा आ रही है हमारे असेट्स से। सेकंड पॉइंट, तो ये हमारा एक फाइनेंशियल इंडिकेटर हो सकता है कि यहाँ पर गोइंग कंसर्न के एजम्पशन पे डाउटनेस की क्रिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स थी अप्रोचिंग मैच्योरिटी। जो हमारी फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स थी, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए हमने ले रखी थी, उनकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया है विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट, और हमारे पास उनके रिन्यूअल कराने के लिए कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, या फिर हमारे पास उनको रीपेमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म असेट्स, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत का काम कर सकता है और इससे हमारा गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रेडिटर्स। हमारे को ऐसा लग रहा है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, टर्म लोन प्रोवाइड कर देते हैं, वो 3-3 महीने का हमारे को लोन का दे सकते हैं कि मतलब 3 महीने बाद हम हमारे को पेमेंट कर देना आपकी इन्वेंट्री का या जिस भी चीज़ का आप लोग ले रहे हो, तो यह आप इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल आ रहे हैं कि अब वो हमारे को ऐसी चीज़ जो हमारा सपोर्ट था अब वो हमारे को नहीं देंगे। फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो चल रहे हैं इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल या फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकल रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, जो हमारे करंट एसेट्स के रेशियोज हैं, करंट लायबिलिटीज़ रेशियोज हैं, ये सब फाइनेंशियल रेशियोज नेगेटिव जा रहे हैं हमारे, ठीक है, या फिर एडवर्स शो कर रहे हैं वो। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स क्या हैं आपके अटेम्प्ट के लिए? सबसे ज़्यादा तो ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट हैं कि व्हाट आर द ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। पहला, मैनेजमेंट के इंटेंशंस टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ऑपरेशंस। मैनेजमेंट खुद ही एंटिटी को लिक्विडेट करना चाहती है या फिर ऑपरेशंस को बंद कर देना चाहती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। की मैनेजमेंट का हमारी एंटिटी, जो हमारी एंटिटी के अंदर की मैनेजमेंट थे, फॉर एग्जांपल सीईओ या फिर सीएफओ, ये लोग छोड़ के चले गए हमारी एंटिटी को और इनके पास, हमारे पास मतलब एंटिटी के पास इनका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है। लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट, की कस्टमर, लॉस ऑफ मेजर मार्केट, लॉस ऑफ की कस्टमर, लॉस ऑफ फ्रेंचाइजी, लॉस ऑफ लाइसेंस, लॉस ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर्स, ये सारे ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स हैं। लेबर डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कुछ, ठीक है, लेबर हमारे पास आना नहीं चाह रही है, हम लोग उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, इसलिए कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन लेबर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो ये भी एक ऑपरेटिंग डिफ़िकल्टी या फिर इंडिकेटर हो गया है। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज। लास्ट पॉइंट, एमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। एक नया सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर एमर्ज हो गया है मार्केट के अंदर। अब अदर इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये किस किस केस में हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैंक्स के केस में या फिर एनबीएफसी के केस में, कंपनी के अंदर या फिर एंटिटी ने कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करा, नॉन कंप्लायंस करा, उनको कंप्लायंस नहीं करा उनका। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट में इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन क्लेम्स दैट द एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई। कुछ ऐसे हमारे एंटिटी के ऊपर लीगल केसेस पड़े हुए हैं जो अगर फ्रूटिफाई हो गए तो एंटिटी उनको पे नहीं कर पाएगी, ठीक है। चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी। कुछ ऐसे लॉ के अंदर चेंजेस आ गए या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी कोई नई आ गई जो कि हमारी एंटिटी के लिए एडवर्सली अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और अनइंश्योर्ड या फिर अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ्स थे व्हेन दे अकर। कुछ कैटास्ट्रॉफ्स हो गए जो कि हमने या तो इंश्योर्ड ही नहीं करा रखे थे या फिर इंश्योर्ड तो करा रखे थे लेकिन उनकी वैल्यू हमने कम इंश्योरेंस करा रखी थी। अब अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। कौन से इवेंट्स और कंडीशंस? ये जो इवेंट्स और कंडीशंस आपने ऊपर पढ़े, इवेंट्स और कंडीशंस डेट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, तो यहाँ पर ऑडिटर के क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पैराग्राफ आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट लाइन आ रही है। कंसिडरेशन ऑफ मतलब प्रोसीजर्स क्या रहेंगे? 5 प्रोसीजर्स सबसे पहले इन्होंने इंस्टीट्यूट ने 5 प्रोसीजर्स दिए हैं, फिर उनको और डिटेल में दिया है, तो आपको ये डिटेल वाले तो बहुत ढंग से याद करने हैं, मेजर पॉइंट्स के ऊपर 5 वाले भी आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑडिटर का प्रोसीजर, वेयर मैनेजमेंट हैज़ नॉट येट परफॉर्म्ड एन असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट। अगर मैनेजमेंट ने कोई ऐसा गोइंग कंसर्न के एजम्पशन को असेस करने का कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करा है तो हम लोग मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑडिटर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ परफॉर्म दैट प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इवेल्युएट मैनेजमेंट्स प्लान्स। ऑडिटर मैनेजमेंट के प्लान्स को इवेल्युएट करेगा कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है फॉर फ्यूचर एक्शंस इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न असेसमेंट, वेदर द आउटकम ऑफ दीज प्लान्स इज लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन। अगर कुछ गलत सिचुएशन चल रही है, ये प्रोसीजर्स कब लगा रहा है? जब वो इवेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, जब ऑडिटर ने वो इवेंट्स को असेस करा है, ठीक है। तो हम लोग मैनेजमेंट के प्लान्स पूछेंगे कि आपके अगर इवेंट ऐसा होने वाला है या हो सकता है तो आपके क्या प्लान्स हैं
to combat in future. ओके, सी पॉइंट है वेयर द एंटिटी हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट. जब एंटिटी ने कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है और एनालिसिस ऑफ द फोरकास्ट करा है, इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कंसिडरिंग द फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस इन द इवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस. तो ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा रिलायबिलिटी को ऑफ द अंडरलाइंग डेटा जनरेटेड टू प्रिपेयर द फोरकास्ट. ऑडिटर रिलायबिलिटी को असेस करेगा कि जो मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, इसका डेटा तो सही लिया था ना मैनेजमेंट ने. और सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन करेगा वेदर देयर इज एडिकेट सपोर्ट फॉर द एजम्पशंस अंडरलाइंग द फोरकास्ट. जो फोरकास्ट के अंदर एजम्पशंस यूज़ करी गई हैं, उनका सपोर्ट सही था या नहीं था. मतलब यूँ ही फर्जी कोई मैटर्स तो हम लोग बना कर कुछ कैश फ्लो फोरकास्ट नहीं बना दिया है. फोर्थ पॉइंट, कंसिडर करेगा वेदर एनी एडिशनल फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट. मैनेजमेंट ने जिस दिन गोइंग कंसर्न एजम्पशन को असेस करा था, उसके बाद कोई नया फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन तो एमर्ज होकर नहीं आ गई है. लास्ट पॉइंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से रिगार्डिंग देयर फ्यूचर एक्शन प्लान्स एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स. ठीक है. अब ये अगला भी इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं दैट आर रेलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट्स एज स्टेटेड अबव. ये जो ऊपर रिक्वायरमेंट्स थी, इनको परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वो ये पॉइंट्स हैं. सबसे पहला, एनालाइज करेगा और डिस्कस करेगा कैश फ्लो को, प्रॉफिट को, एक सेकेंड, कैश फ्लो को, प्रॉफिट को और अदर रेलेवेंट फोरकास्ट को विद द मैनेजमेंट. और ऑडिटर खुद मैनेजमेंट के साथ बैठकर एनालाइज करेगा और डिस्कस करेगा. सेकंड पॉइंट, एनालाइज करेगा और डिस्कस करेगा एंटिटी के लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. थर्ड पॉइंट, रीड करेगा टर्म्स ऑफ द डिबेंचर्स, लोन एग्रीमेंट्स और डिटरमाइन करेगा कि वेदर दे हैव बीन ब्रीच्ड, क्योंकि अगर वो ब्रीच हो गई हैं तो फिर लिक्विडेशन की बातें सामने आ सकती हैं. रीड करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, TCWG और रेलेवेंट कमिटीज़ के फॉर रेफरेंस टू फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज़. मिनट्स रीड करके वो ये देखेगा कि कुछ फाइनेंसिंग के अंदर डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं आ रही हैं जो कि इन मीटिंग्स के अंदर डिस्कस की गई हों, जो मीटिंग हुई होंगी और उनके हिसाब से जो मिनट्स बने होंगे उसके अंदर रिपोर्ट करी होंगी, तो वो रीड करके ऑडिटर वहाँ से पकड़ सकता है. फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्वायरिंग ऑफ द एंटिटीज़ लीगल काउंसिल. जो हमारी एंटिटी, जिस एंटिटी के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उस एंटिटी के लीगल काउंसिल से ऑडिटर इंक्वायर करेगा रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन, की कोई उस एंटिटी के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है क्या या कुछ क्लेम पेंडिंग है क्या, एंड द रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट्स ऑफ देयर आउटकम एंड द एस्टिमेट ऑफ देयर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस, legality and enforceability of arrangements to provide or maintain financial support with related and third parties and assess the financial ability of such parties to provide additional funds. हम लोगों ने किसी से अरेंजमेंट्स कर रखे हों कि आप हमारे को एडिशनल फंड्स दे दोगे क्या, तो हम लोग जिससे हमने अरेंजमेंट्स करे थे जिन थर्ड पार्टीज से, उनकी एग्जिस्टेंस देखेंगे, उनकी लीगैलिटी देखेंगे, उनकी एनफोर्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स देखेंगे कि वो उस अरेंजमेंट को एनफोर्स कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट देखेंगे कि उनके पास इतनी एबिलिटी है या नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, एवेल्यूएटिंग द एंटिटीज प्लान्स टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स. कुछ अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर हो सकते हैं, तो एंटिटी उनको कैसे फुलफिल करेगी उसको हम लोग ऑडिटर एज एन ऑडिटर हम लोग उसको एवेल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, जो अभी अपन ने 560 ऐसे पढ़ा था, टू आइडेंटिफाई दोज दैट ईदर मिटिगेट और अदरवाइज अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ओके. कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिकेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज़. बोरोइंग फैसिलिटीज़ की एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट करती हैं क्या कोई बोरोइंग फैसिलिटी, उनके टर्म्स क्या हैं, वो एडिकेसी मतलब एडिकेट हैं टर्म्स या नहीं है, वो हम लोग देखेंगे. ऑब्टेनिंग एंड रिव्यूइंग रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस. एंटिटी के ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शन हो रहा है क्या, सेबी की कोई रिपोर्ट आई है क्या, सेबी ने एंटिटी के ऊपर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करें क्या, तो उसको भी ऑडिटर ऑब्टेन करेगा और रिव्यू करेगा. लास्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग द एडिकेसी ऑफ सपोर्ट फॉर एनी प्लान्ड डिस्पोजल ऑफ असेट्स. हमने कोई असेट को बेचने के लिए कुछ सपोर्ट के लिए या फिर कुछ एडिकेसी के लिए हमने कुछ प्रोसीजर्स बना रखे थे, तो वो एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर अपना ये ऐसे 570 कंप्लीट होता है गोइंग कंसर्न वाला. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, और एक ऊपर जो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग और अदर थे इंडिकेटर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स आपसे पूछ सकता है. ठीक है.
फ्रेंड्स इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अपन लोग इसके क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस अपने पेंडिंग हैं, उन दोनों को हम लोग एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस करे थे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन एनी टॉपिक और इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशंस रिगार्डिंग द वीडियोस, देन यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. जय जिनेंद्र। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अवर क्लास नंबर 38।